Good morning, student. This is part 3 of the chapter Profile of Indian Agriculture and Rural Development. In this video, we are going to learn about need and purpose of agriculture credit. It means क्रेडिट की नीड क्यों होती है फार्मर्स को और किस पर्पस के लिए क्रेडिट लेते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव क्रेडिट. Finance needed by the farmers to carry on productive activities is known as productive credit. जो farmers credit लेते हैं productive activities के लिए उसको क्या बोला जाता है? Productive credit. It includes a finance taken to purchase seeds, fertilizers, pesticides, equipments, etc. और प्रोडक्टिव है मतलब वहाँ पे अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए वो सीड्स के ख़रीदने के लिए लेते हैं बेटा, परचेज करने के लिए फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इक्विपमेंट्स. और अनप्रोडक्टिव क्रेडिट क्या होता है बेटा? फार्मर्स ऑल्सो रिक्वायर क्रेडिट टू फाइनेंस वेरियस एक्सपेंडिचर्स नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. मतलब जब फार्मर्स लोन लेते हैं नॉट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, फॉर अदर पर्पज़, दैट वी कॉल इट एज unproductive credit. That is finance required to meet consumption expenditure for social and religious purposes. Short, medium and long term credit. Short term loan or credit means it is usually for short period up to 15 months. ये सिर्फ short period के लिए होता है. These funds are related to current activities of production. ये करंट एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए होता है. दैट इज़ ऑन परचेज ऑफ इनपुट सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड टू पे रेंट एक्सेट्रा. मीडियम टर्म लोन और अ क्रेडिट आर द लोन्स दैट हैव रीपेमेंट ड्यूरेशन बिटवीन 2 to 5 years और लेस देन 10 years. जिनका ड्यूरेशन 2 से 5 साल के लिए बीच में और लेस देन 10 years के लिए होता है, उसके बीच में आप पे कर दोगे. सच फंड्स आर नीडेड फॉर द परचेज ऑफ एनिमल्स, मेकिंग इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड, रिपेयर ऑफ वेल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा. और ये फंड फार्मर क्यों लेता है बेटा? फॉर द परचेज ऑफ एनिमल्स एंड टू मेक इम्प्रूवमेंट इन देयर लैंड्स, टू रिपेयर ऑन वेल्स एंड टू परचेज द इम्प्लीमेंट्स. इम्प्लीमेंट्स मीन्स मशीन्स. लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या होता है बेटा? द रीपेमेंट ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन इज यूजुअली 5 और इवन फ्यू एक्सेप्शनल केसेस. इनकी जो रीपेमेंट होती है वो 20 years तक की होती है और कई बार उससे भी ज़्यादा होती है. स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंप्राइजेज ऑफ लैंड लेवलिंग, फेंसिंग, सिंकिंग well, permanent repairs on land, acquisition of heavy machinery such as tractor, etc. और नॉर्मली एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स जब लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेते हैं वो नई लैंड खरीदने के लिए लेते हैं, या लैंड को लेवल कराना है फेंसिंग के लिए या वेल्स के लिए, या कोई नई मशीनरी खरीदनी है. फॉर दिस पर्पज़ दे विल टेक लोन. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. नाउ क्रिटिकली एग्जामिन द सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया. कहाँ से एग्रीकल्चर क्रेडिट फार्मर्स को मिल सकता है? द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन फार्मर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लोन्स. प्रोडक्टिव लोन्स इंक्लूड फॉर द परचेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, बाइंग केटल्स, डिगिंग ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा, whereas unproductive loans includes for performing marriages, social ceremonies, religious functions, festivals etc. हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि फार्मर्स को प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव दोनों चीज़ों के लिए लोन चाहिए होता है. एंड प्रोडक्टिव लोन सीड्स के लिए खरीदना है, दे हैव टू परचेज द फर्टिलाइजर्स, दे हैव टू बाय द कैटल्स एंड सो मेनी थिंग्स. और अनप्रोडक्टिव लोन्स किसके लिए लेते हैं बेटा? फॉर परफॉर्मिंग द मैरिजेस, सोशल सेरेमनीज एक्सेट्रा. The farmers can take a loan from the two sources, that is non-institutional sources and institutional sources. Non-institutional sources क्या है बेटा? Non-institutional sources includes money lender, landlords, traders, commissions, agent, relatives, friends, etc. In 1951-52, non-institutional sources contributed 93% of financial requirement of the farmers. इन्होंने बताया 1951-52 में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ही थी
जो ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती थी फार्मर्स को। अबाउट 93% जो लोन एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया जाता था वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ही देते थे, एंड दैट इंक्लूड मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स बिकॉज दे आर ईजली एसेसिबल टू द फार्मर्स, मतलब वो ईजली मिल जाते थे उनको और ईजली वो लोन दे देते थे, बट दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. फार्मर्स आर चीटेड एंड आर फोर्स्ड टू बिकम अ बॉन्डेड लेबर. बट वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, उनको चीट करते थे, उनको अपना बॉन्डेड लेबर बना लेते थे. तो दीज आर द वेज बाय विच द लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइटेड the farmers, and these are the sources, non-institutional sources from which the farmers are taking loan before the development of institutional sources. But जब गवर्नमेंट ने देखा कि फार्मर्स इतना एक्सप्लॉइट हो रहे हैं मनी लैंडर्स और लैंडलॉर्ड से, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी मल्टी एजेंसी अप्रोच स्टार्ट करी. Cooperative banks, commercial banks, regional rural banks, these are the institutional sources from which the banks can take the loan. And यहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी फार्मर्स को बेटा एक्सप्लॉइट नहीं करती थी. तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. नाउ वी विल रीड institutional sources. The government followed a multi-agency approach consisting of cooperative commercial banks and regional rural banks, which known as institutional credit, to provide cheaper and adequate credit to farmers. The basic objective of this approach are to ensure timely and adequate flow of credit to the farming sectors. इनका मेन मोटो हमेशा रहता था टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड करना फार्मर्स को, और एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब जितना अमाउंट वो रिक्वायर्ड हो. एंड सेकेंड इज टू रिड्यूस ग्रेजुअली एलिमिनेट द मनी लेंडर्स फ्रॉम द रूरल सीन्स. और इनकी कोशिश थी कि मनी लेंडर्स को, दैट इज़ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को वहाँ से हटा दिया जाए. ना इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा. फर्स्ट है कोऑपरेटिव्स. कोऑपरेटिव्स में क्या था, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ प्रोवाइड मेनली शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स एट विलेज लेवल. ये शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन्स विलेज लेवल में प्रोवाइड करते थे. प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते थे एग्रीकल्चर में. सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग कोऑपरेटिव बैंक्स स्टार्ट किए गए थे, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट द स्टेट लेवल. और स्टेट लेवल पे भी कोऑपरेटिव बैंक्स ऑर्गेनाइज किए गए थे जिससे फार्मर्स को ईजिली लोन प्रोवाइड किया जाए, जिससे वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ग्रिप से बाहर आ पाए. नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक्स. The share of commercial banks in the provision of agriculture credit was very meager. In 1950, it was just 0.9%. कमर्शियल बैंक का जो शेयर था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत कम था बेटा. It was only 0.9%. Later, in 1980, not only the number of branches of commercial banks increased at rural level, but also the amount of advances to agriculture increased. But बाद में 1980 के बाद क्या हुआ, कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेस और ओपन हुई रूरल एरियाज़ में, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर एबल टू ग्रांट मोर लोन्स इन एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑल्सो. द शेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स पुट टुगेदर accounted for 71.2% of the institutional credit provided to agriculture. और इस समय अराउंड 71.2% क्रेडिट जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जाता है वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू प्रोवाइड होता है. नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक्स. द वर्किंग ग्रुप ऑन रीजनल रूरल बैंक्स headed by Shri M. Narasimha recommended for the establishment of RRB for the provision of loans to small and marginal farmers. श्री एम नरसिम्हा ने रिकमेंड किया था रीजनल रूरल बैंक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिससे जो फार्मर्स हैं
मार्जिनल फार्मर्स हैं या लैंडलेस फार्मर्स हैं या आर्टिशियंस हैं उनको लोन्स प्रोवाइड कर पाएँ. It's to provide the short term and medium term loans for the agriculture and allied activities. The RRB accounted for 10.5% of institutional credit provided to agriculture. Next is NABARD. NABARD was set up in 1982 and its full form is National Bank for Agriculture and Rural Development. They provide refinance support to the banks to promote agriculture development. ये बैंक्स को refinance करती थी. जितने भी बैंक्स थे, cooperative banks, commercial banks, regional rural banks, जो rural development के related help करते थे. It is an apex institution at the national level for agriculture credit. ये apex institution था, मतलब main head था agriculture credits के banks का, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करता था. नेक्स्ट, द कंटिन्यूड इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे उनका इम्पॉर्टेंस क्यों बना रहा? वट इज़ द रीज़न? फर्स्ट वन, मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड टू एडवांस लोन्स फॉर एनी एंड वेरी पर्पस, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव पर्पस, शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग पीरियड. मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्यों फार्मर्स लोन लेना पसंद करते थे? बिकॉज दे आर रेडी टू गिव देम लोन्स फॉर एनी पर्पस. सेकेंड, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स आर ईजली एसेसिबल. दे लिव इन द विलेजेस एंड दे डू नॉट हैव फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्किंग. और ये ईजिली मिल जाते थे फार्मर्स को एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड 24 आवर्स. तो फार्मर्स को ईजी लगता था. थर्ड वन, देयर मेथड ऑफ बिजनेस इज़ वेरी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल. उनका जो बिजनेस था का मेथड था वो बहुत ईजी था, फ्लेक्सिबल था. दे डू नॉट इंसिस्ट ऑन द प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़. ये एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं थे. दे आर रेडी टू एडजस्ट टू सूट द नीड्स ऑफ द बोरोअर्स. बोरोअर्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली वो अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते थे और उनको बस लोन प्रोवाइड कर देते थे. फोर्थ वन, दे डू नॉट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटी. ये तो मेन रीज़न था. वो कोई पर्टिकुलर टाइप की ही सिक्योरिटी चाहिए ऐसा नहीं था, बस सिक्योरिटी होनी चाहिए. दे आर प्रिपेयर टू लेंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एज वेल बिकॉज दे हैव एन इंटीमेट नॉलेज अबाउट द कैरेक्टर एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बोरोअर्स. क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के विलेज में रहते थे, उन्हीं के साथ रहते थे आसपास. तो दे नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द फार्मर्स. तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड भी पर्टिकुलर नहीं था कि यही चीज़ हो, तो फार्मर्स को ज़्यादा इजी लगता था. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ कंटिन्यूस इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पोसेस अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस. बट गवर्नमेंट ने लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स हैं उनसे क्या फ़ायदा है. वाई दे विल टेक द लोन्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज rather than non-institutional sources. First one, the institutional credit is not exploitive in nature. ये exploit नहीं करते थे farmers को, ठीक है. It assists rather than exploits the farmers. The basic motive of institutional credit is to help the farmers to raise their productivity so as to maximize their income. इनका मेन मोटिव होता था फार्मर्स की इनकम को रेज कराना. सेकेंड वन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज़ लो. इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत कम था. मोरओवर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर चार्ज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एंड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स. और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होता था वो लोन किस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चार्ज करते थे. थर्ड वन, institutional agencies also draw a clear-cut distinction between the short-term credit and long-term credit requirement and provide loans accordingly. जो institutional agencies थी उन्होंने शॉर्ट टर्म क्रेडिट लॉन्ग टर्म क्रेडिट के बीच में डिफरेंस बना दिया था कि किस पर्पज़ के लिए कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली लोन प्रोवाइड करते थे उनको. फोर्थ, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज़ इंटीग्रेटेड विद अदर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस and improvements like purchase of seeds, fertilizers, etc. और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स को मतलब इंटीग्रेट कर दिया गया था फार्मर्स के रिलेटेड कि उनकी हेल्प हो सके उनकी सीड्स और फर्टिलाइजर्स खरीद पाने में. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर.
Next topic which we are going to learn is the shortcomings of cooperative credit institution. कोऑपरेटिव क्रेडिट गवर्नमेंट ने फॉर्म तो किया था बट उसके कई सारे शॉर्टकमिंग्स थे, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था. क्या रीजंस थे? फर्स्ट वन, inadequate coverage. An important weakness of the cooperatives is that their coverage is still inadequate. They have covered only about 65% of the rural population. They have been able to meet only a small proportion of the total borrowings of the farmers. Their progress has not been adequate considering their large demand for finance by the cultivators. बेटा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थे वो अभी भी लार्ज एरिया को कवर नहीं कर पा रहे थे बिकॉज वो रूरल पॉपुलेशन के सिर्फ 65% के ही कांटेक्ट में थे एंड दे आर नॉट एबल टू मीट देयर नीड्स ऑफ द फार्मर्स. Second one, regional imbalances. There is also the serious problem of uneven growth of cooperative society in different regions of the country. For instance, 70% of the loan advanced by these societies has been accounted by 8 states, namely Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Punjab, Haryana and Kerala. It means जो 70% लोन दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, जो लोन दिया है उसका 70% बेटा वो सिर्फ 8 स्टेट्स को मिला के, बाकी स्टेट्स में मतलब इनका इतना एरिया कवर नहीं हो रहा. मोस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स हैव गॉट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव्स. वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ज़्यादा लोन्स पे नहीं दे पा रहे. कोऑपरेटिव्स हैव नॉट मेड मच प्रोग्रेस इन ट्राइबल एंड द हिली एरियाज़. और ट्राइबल और हिली एरियाज़ में तो उनका प्रोग्रेस बहुत ही स्लो था. नेक्स्ट, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज. कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रिसोर्सेज भी पूरे नहीं थे. इनके पास जो फंड आता था वो नाबार्ड या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी. खुद के फंड्स इनके पास कुछ भी नहीं थे. The financial resources of the cooperatives are inadequate in relation to the credit requirements of the rural sector. जितनी उनको रिक्वायरमेंट थी उनके पास उतना अमाउंट नहीं था. The bulk of their funds come from the external sources such as NABARD and the government. पूरा पैसा इनका कहाँ से आता था? नॉर्मली नाबार्ड से या गवर्नमेंट देती थी, rather than from their own funds. उनके पास खुद के फंड्स नहीं थे. नेक्स्ट, ओवरड्यूज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज ओवरड्यूज. कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओवरड्यूज की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. इट मीन्स उनका रिकवरी रेट बहुत कम था. द ओवरड्यूज रीच्ड एन अलार्मिंग लेवल ऑफ 41% एज ऑन जून 2010. लार्ज ओवरड्यूज इंडिकेट द फेलियर ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड ये सबसे बड़ा कह सकते हो फेलियर था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के लिए, क्योंकि जब मनी रिकवर नहीं होगा, वापस नहीं आएगा तो आगे से लोन देंगे वो. अनसाउंड लेंडिंग पॉलिसी, इंडिफरेंट मैनेजमेंट, लैक ऑफ एडिक्वेट सुपरविजन एंड लैक ऑफ इफेक्टिव मेजर्स फॉर द रिकवरी आर सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटिंग ओवरड्यूज. ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे क्यों इनके जो लोन्स हैं वो रिकवर नहीं हो पा रहे थे. नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट क्रेडिट. कोऑपरेटिव क्रेडिट इज़ इनएडिक्वेट इन सेवरल वेज. जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के जो क्रेडिट थे वो इनएडिक्वेट थे. फर्स्टली, कोऑपरेटिव प्रोवाइड क्रेडिट टू ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन. सिर्फ कुछ ही लोगों को प्रोवाइड कर पाता था. सेकेंडली, दीज सोसाइटीज़ डू नॉट फुली मीट द क्रेडिट नीड्स इवन फॉर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. उनकी पूरी नीड्स नहीं पूरा कर पा रहा, सिर्फ प्रोडक्टिव भी नहीं कर पा रहा. मोर नॉन प्रोडक्टिव तो भैया बहुत दूर की बात थी, बिकॉज दे डेंट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स. मोस्ट ऑफ द क्रेडिट सोसाइटीज़ आर फाइनेंशियली वीक एंड आर अनेबल टू मीट फुली द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट. आई होप all these points are clear to everyone. Thank you, students.